सबसे पहले मैं बात शुरू करने के पहले आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी कामना है कि भगवान बुद्ध के सत्य, अहिंसा, करुणा और शांति के संदेश हम सबको सदैव प्रेरित करें और यह पावन अवसर हम सबके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि लाए। मैं यहाँ लोक भवन में उपस्थित सभी साथियों तथा प्रदेशवासियों को गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस की और आपके माध्यम से वहाँ के नागरिकों को स्थापना दिवस की अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। अभी 4 महीने पहले एक अध्ययन प्रकाशित हुआ और उसमें एक तथ्य सामने आया कि गुजरात और महाराष्ट्र मिलकर के भारत की कुल जीडीपी में लगभग 22% योगदान दे रहे हैं और कुल व्यापारिक निर्यात में महाराष्ट्र और गुजरात का हिस्सा लगभग 46% है। आर्थिकी के साथ ही गुजरात और महाराष्ट्र का सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक योगदान भी अद्भुत है। 1 मई को हम सब जानते हैं कि पूरे देश में श्रमिक दिवस भी मनाया जाता है और इस सुखद संयोग के अवसर पर मैं कर्मठता के प्रतीक सभी श्रमिकों को राष्ट्र के प्रति अनुकरणीय प्रतिबद्धता और समर्पण के लिए उन्हें भी बधाई देता हूं, उनको नमन करता हूं। हम सब जानते हैं कि गुजरात की मिट्टी उद्यमशीलता, उत्साह, सरल और सहज स्वभाव के लिए जानी जाती है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र अपने उद्यम, शौर्य और आध्यात्मिक प्रतिभा के लिए पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त है। मैं इन दोनों राज्यों को भारत के विकास के इंजन के रूप में देखता हूं, जिससे विकसित भारत की यात्रा को नई गति मिली। अगर इतिहास में झांकने का हम काम करें तो गुजरात की मिट्टी ने ऐसे अनगिनत सपूतों को जन्म दिया है जिन्होंने पूरे राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। पूज्य महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अदम्य इच्छा शक्ति, निस्वार्थ कर्मठता और आत्मविश्वास से देश की तकदीर और तस्वीर दोनों को बदलने का काम किया। बापू ने पूरे देश को सत्य, अहिंसा, निष्काम सेवा, त्याग, प्रेम और सहिष्णुता का दर्शन देकर स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वंचितों के सामाजिक न्याय, हर एक नागरिक के गरिमा की रक्षा, समानता, सर्वधर्म समभाव का मार्ग प्रशस्त करके उन्होंने भारतवर्ष के समावेशी विकास की नींव रखी थी। गांधी जी का जीवन हम सबको प्रेरणा देता है कि इंसान के सामने चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आवे, चुनौतियां जो भी आवे, उन्हें अपने सिद्धांत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आज इस अवसर पर मैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी नमन करना चाहता हूं। गत वर्ष दिसंबर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर वडोदरा में आयोजित एक कार्यक्रम में मुझे भाग लेने का हिस्सा मिला था। गुजरात के भाइयों बहनों को संबोधित करते हुए मैंने कहा था कि आज अगर भारत अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहने में गर्व महसूस करता है तो उसके पीछे सरदार पटेल के आदर्शों, उनके विजन की बहुत बड़ी ताकत है। आज अगर भारत विविधता में एकता को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानता है तो उसके पीछे भी एक भारत श्रेष्ठ भारत निर्मित करने का सरदार वल्लभ भाई पटेल का दृढ़ संकल्प निहित है। आज अगर भारत की परंपराओं, संस्कृतियों और विरासत की समृद्धि एक ही धागे में देखकर हम सब में स्वाभिमान जागृत होता है तो उसके पीछे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की फौलादी दृढ़ता है। आज अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक राष्ट्रीय चेतना एक होकर विकास धारा के साथ प्रवाहित होती है तो उसके पीछे भी सरदार साहब का साहस है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मैं भारत का आत्मविश्वास,
भारत का स्वाभिमान, भारत का पराक्रम और भारत का पुरुषार्थ मानता हूँ। सरदार पटेल ने अपने शरीर का कण कण और जीवन का क्षण क्षण भारत की स्वाधीनता, उसके उत्कर्ष के लिए समर्पित किया था। अपनी अदम्य इच्छा शक्ति, स्पष्ट दृष्टिकोण, निस्वार्थ कर्मठता तथा कुशल संगठन शक्ति के बल पर उन्होंने सुनिश्चित किया कि अखंड भारत का सपना वास्तव में हकीकत में तब्दील हो सके। 1869 में भरूच, गुजरात में जन्मे बलवंत राय ठाकुर की एक कविता है, उनकी 2 पंक्तियां मैं उद्धृत करना चाहूँगा। निशा पछी फरी उगे दिवस, ग्रीष्म वांसे वृखा, जुए छ दृगते जगे, युग रसालू सुकातनी। यानी निशा के बाद फिर से दिन सूर्योदय होता है। गर्मी के बाद जैसे वर्षा होती है, वैसे ही सूखी आंखों ने इस युग को रसपूर्ण ढंग से देखा है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने आज़ादी के लगभग 67 वर्ष बाद एक नए आत्मविश्वास, नए आत्मसम्मान और विकास की अनवरत धारा को फूटते हुए देश में देखा है। उनके नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश के एक एक नागरिक की संकल्प शक्ति ने भारत की तस्वीर को बदलने का प्रयास किया है। ये भी सुखद संयोग है, भारतवर्ष के सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख हेड ऑफ गवर्नमेंट के रूप में रहने का रिकॉर्ड भी श्रीमान नरेंद्र मोदी ने कायम किया है। इस वर्ष मार्च में पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने सेवा के 8,931 दिनों के साथ देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित सरकार के प्रमुख बने। विदेशों में जो भारतीय परिवार बसे हैं, उनके अंदर जो नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है, उसमें भी प्रमुख भूमिका माननीय प्रधानमंत्री जी की है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतवर्ष का सदियों पुराना गौरव पुनर्स्थापित करने का काम किया है। अगर विचार करें तो मुझे लगता है कि एक आध्यात्मिक पुनर्जागरण का कालखंड भी और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कालखंड भी भारत में प्रारंभ हुआ है। भारतीयों के भीतर एक नया आत्मसम्मान पैदा हुआ है। समाज का हर एक वर्ग मिलकर 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर रहा है। यहाँ भी 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को समाप्त करके सरदार वल्लभ भाई पटेल के अधूरे सपनों को भी पूरा करने का काम उन्होंने किया। इतिहास में महाराष्ट्र को आर्थिक या अर्थ, आध्यात्म, शौर्य और बलिदान की धरती के रूप में हम जानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, पेशवा बाजीराव, बाल गंगाधर तिलक, विनायक दामोदर सावरकर, अनेक महापुरुषों ने माँ भारती की सेवा और राष्ट्रीय एकात्मता के लिए अपने आप को पूर्णतः समर्पित किया था। भारत के किसी भी तीर्थ स्थान पर आप चले जाइए, वहाँ आपको अहिल्याबाई होलकर का नाम जरूर सुनाई पड़ेगा। देवी अहिल्याबाई ने भारत की आध्यात्मिक परंपरा को पुनर्जीवित किया और उसे एक नया विस्तार दिया। महाराष्ट्र में जन्मे संत नामदेव की आध्यात्मिक ऊर्जा सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उनके लिखे हुए दोहे और अभंग आज भी लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं। संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम ने सामाजिक समता और विश्व बंधुत्व की भावना देश के कोने कोने में फैलाई और समाज से जाति भेद को पूरी तरह खत्म करने का दीपक भी जलाया। संत ज्ञानेश्वर ने विश्व शांति और नवमार्ग की अद्भुत प्रार्थना पूरे राष्ट्र और समाज को दी और लिखा उन्होंने कि दुरिंता चे तिमिर जावो, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, जोजे वांछील तोते लाहो प्राणी जात। उन्होंने समस्त मानव जाति के कल्याण का मार्ग हमें दिखाया और मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र के सभी महापुरुषों ने देश की भावनात्मक एकता के लिए निरंतर प्रयास किया है, देश की संस्कृति को विविधतापूर्ण और समृद्ध बनाया है। आज पूरे देश में जो गणेश उत्सव मनाया जाता है, मैं समझता हूं कि वो भी महाराष्ट्र से ही देश के कोने कोने में फैला था। देश का सबसे पहला सार्वजनिक गणेश उत्सव
पुणे में मनाया गया था 1893 में। उस समय अंग्रेजी हुकूमत तरह तरह के षड्यंत्र कर रही थी और इस तरह के उत्सवों का आयोजन हो, ये लोकमान्य तिलक साहब ने तय किया। लोकमान्य तिलक जी ने लोगों से कहा कि गणेश जी की आराधना करते वक्त स्वतंत्रता और साम्राज्य की मांग करना, ये परंपरा हमें स्थापित करनी है। 1907 में उन्होंने गणेश उत्सव के अवसर पर कहा था कि अगले गणेश उत्सव तक आपके मन में स्वतंत्रता के लिए उत्कंठा और तीव्र होगी, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आपकी कोशिशों का फल एक न एक दिन जरूर मिलेगा। 40 वर्ष बाद जब देश स्वतंत्र हुआ तब गणेश उत्सव की परंपरा अपने चरम पर थी। अगर देखा जाए तो उद्योगों के अलावा महाराष्ट्र ने शिल्प, कला, संगीत, सिनेमा, नाटक जैसे क्षेत्रों में भी प्रगति का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण देश के सामने प्रस्तुत किया है। आज हम सबका सौभाग्य है कि गुजरात में महाराष्ट्र स्थापना दिवस के अवसर पर भारत माता को बेड़ियों से आज़ाद कराने वाले अनेक महान स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण करने का अवसर हमें मिला है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश कंधे से कंधा मिलाकर इन महापुरुषों के सपनों को साकार करने में आज जुटा है। हम सभी अपने लक्ष्य में सफल हों, मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ। महाराष्ट्र और गुजरात के भाई बहनों को इस अवसर पर फिर से मैं ढेर सारी बधाई देता हूँ। अंत में मैं रत्नागिरी में 1886 में जन्मे कृष्णा जी केशव दामले की एक कविता से अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। यह कविता उन्होंने समाज को जागृत करने और उसकी ऊर्जा को जगाने के प्रतीक के रूप में लिखा था। एक तुतारी फोकिन मीजी स्व प्राणन्य भेदुन टाकिन सगली गगने दीर्घ जिच्चा त्याग की किलाने असा तुतारी दया मजला गुनी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।